बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अयाज़ वाघा और आप देख रहे हैं इन्फो एट अयाज़। नाज़रीन, आपको याद होगा कुछ दिन पहले पत्तन कोलिशन 38 ने कौमी असम्बली के हलका नंबर 130 जिसमें से जनाब नवाज़ शरीफ साहब को जितवाया गया था और उनके मुकाबले में मोहतरमा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को हराया गया था, उसकी ऑडिट रिपोर्ट जारी की थी और उस ऑडिट रिपोर्ट ने सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एक तहलका मचा दिया था। बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स हुए थे उस रिपोर्ट के ऊपर, क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो एक बड़े सियासी कद-काठ के आदमी हैं और वो 3 बार पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं और 3 बार पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म रहने वाले शख्स को 89,000 जाली वोटों से जितवाया गया था। पिछले ये जो अभी 8 फरवरी को इलेक्शन हुए हैं उनमें। और अभी मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब जो MNA के ओहदे पर फाइज़ हैं, तो वो जाली वोटों से यानी 99,000 जाली वोटों से इस वक्त वो MNA बने हुए हैं, जबकि उनके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो उम्मीदवार थी मोहतरमा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, उनको हरवाया गया था और वो अभी तक जो है जेल में हैं और इलेक्शन के वक्त भी वो जेल में थी। तो वो तो NA 130 की कहानी थी, आप दोस्तों को मालूम भी होगी सारी, इस पर मैंने वीलॉग भी किया था। तो उस रिपोर्ट का बहुत ज़्यादा चर्चा था, बहुत तहलका मचा था। अभी भी उसके ऊपर प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं और उसके ऊपर बहुत सारे डिस्कशंस भी हो रही हैं। आज 9 अगस्त है और आज पत्तन कोलिशन 38 ने एक और ऑडिट रिपोर्ट जारी की है। अब ये जो ऑडिट रिपोर्ट है ना, ये भी एक तहलका खेज़ रिपोर्ट है। इसमें जो धांधली की गई है वो दहला देने वाली है। आप जब जानेंगे कि किस तरीके से धांधली की गई है और कितने जाली वोटों से जो उनका पसंदीदा उम्मीदवार था इलेक्शन कमीशन का, उनको जितवाया गया है और जो उनका मद्देमुकाबिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार था उसको हरवाया गया है, आप हैरान हो जाएंगे कि इतने बड़े पैमाने पर धांधली इलेक्शन कमीशन, जो कि एक आइनी इदारा है और एक आज़ाद हैसियत रखने वाला इदारा है, वो अपनी साख के साथ इस हद तक खिलवाड़ कर सकता है। ये ऑडिट रिपोर्ट है जनाब कौमी असम्बली के हलका नंबर 128 के बारे में। ये हलका नंबर 128 लाहौर का हलका है और इसमें जो कौमी असम्बली की सीट पर जो उम्मीदवार था वो ओन चौधरी साहब, उसको जितवाया गया है और उनके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो उम्मीदवार था सलमान अकरम राजा साहब, आप इनके नाम से बखूबी वाकिफ़ होंगे। ये पाकिस्तान के बहुत नामी गिरामी वकील हैं, बहुत आला पाए के वकील हैं। तो इनको हरवाया गया था और ओन चौधरी को जितवाया गया था NA 128 में। अच्छा, NA 128 में जो जाली वोट डाले गए ओन चौधरी को जितवाने के लिए, वो तकरीबन कोई 1 लाख वोट हैं। हाँ जी, कोई थोड़े वोट नहीं, 1 लाख वोटों से ओन चौधरी को जितवाया गया और इनको सलमान अकरम राजा को हराने के लिए। अब मैं थोड़ा सा ये जो NA 128 है उसमें पोलिंग स्टेशंस कितने हैं और इसमें जो प्रोविंशियल असेंबली के हलके हैं उनके कितने कितने पोलिंग स्टेशंस इस हलके में आते हैं, उनकी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। NA 128 के टोटल जो पोलिंग स्टेशंस हैं वो 433 हैं, ठीक है। और इसमें जो प्रोविंशियल असेंबली के हलके हैं वो 5 हैं। 5 प्रोविंशियल असेंबली के हलकों के पोलिंग स्टेशंस, थोड़े थोड़े पोलिंग स्टेशंस इस NA 128 की ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं। PP 156 इसके 66 पोलिंग स्टेशन, PP 161 इसके 70 पोलिंग स्टेशन, PP 169 इसके 128 पोलिंग स्टेशन, PP 170 के 108 पोलिंग स्टेशन और PP 171 के 61 पोलिंग स्टेशन। ये NA 128 की ज्यूरिसडिक्शन में, NA 128 का जो अहाता है, जो बाउंड्री है, उसमें आते हैं। आम तौर पर नाज़रीन ये होता है कि जो NA का हलका है उसके नीचे कौमी असम्बली के 2 हलके होते हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3 हलके होते हैं। और वो जो 2 हलके होते हैं अमूमन वो कंप्लीट हलके होते हैं, मुकम्मल हलके होते हैं।
ठीक है। और फिर कुछ पोलिंग स्टेशन जो हैं वो जो तीसरा प्रोविंशियल असेंबली का हल्का है उसके डाल देते हैं वो जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उनकी तादाद को पूरा करने के लिए। अब NA 130 में 3 प्रोविंशियल असेंबली के हल्के थे, 2 मुकम्मल हल्के थे और तकरीबन कोई 20 मेरे ख्याल में, मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, 20 पोलिंग स्टेशन जो थे वो तीसरे जो सूबाई हल्का था उसके थे जो NA 130 में आते थे। लेकिन यहाँ पर जो खिचड़ी बनाई गई है और जो हल्का बंदियाँ की गई हैं वो इस हद तक जो इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 20 है उसको वायलेट किया गया है, सरीहन उसकी खिलाफ वर्जी की गई है, क्योंकि वाज़े तौर पर जो इलेक्शन हल्का बंदी के जो बेसिक असूल हैं उसकी वजाहत करता है सेक्शन 20 कि जो हल्का बंदियाँ जब की जाएंगी तो वोटर्स की आसानी को मलहूज़ खातिर रखा जाएगा, उम्मीदवारान की आसानी को मलहूज़ खातिर रखा जाएगा और जो बाउंड्री, जिस बाउंड्री का तयन किया जाएगा वो इस लिहाज से की जाएगी कि अब वोटर को कंपेन करने के लिए उम्मीदवार को कंपेन करने के लिए भी आसानी हो और वोटर्स को अपना पोलिंग स्टेशन ढूंढने के लिए और अपने पोलिंग स्टेशन तक जाने के लिए भी आसानी हो। तो इस तरह से वो जो है हल्का बंदियाँ की जाएंगी और उसमें होमोजेनिटी के कोई इशू नहीं होंगे, किसी किस्म का कोई ऐसा तज़ाद नहीं होगा जो वोटर्स के लिए या फिर उम्मीदवारान के लिए मसला पैदा करे। लेकिन इस हल्के को जब हमने देखा कि 5 सूबाई हलकों के जो पोलिंग स्टेशंस हैं वो NA 128 में डाले गए, तो इससे वाज़े तौर पर इलेक्शन कमीशन की जो बदनीति है वो सामने आती है और इलेक्शन एक्ट 2017 का जो सेक्शन 20 है उसकी खुल्लम खुला ये खिलाफ वर्जी है। अब थोड़ी सी और मैं आपको डिटेल बता दूं, ये NA 128 और उनके जो इसमें जो प्रोविंशियल असेंबली के कुछ हिस्से आते हैं उस हवाले से ये जो 433 हल्के हैं NA 128 के, इसमें जो कुल रजिस्टर्ड वोट हैं वो हैं 6,78,139 और इनमें जो पोल्ड वोट हैं वो 3,81,182 हैं। इन जो 433 जो NA 128 के नेशनल असेंबली के जो पोलिंग स्टेशंस हैं। अब जो प्रोविंशियल असेंबली के जो पोलिंग स्टेशंस हैं जो नेशनल इस NA 128 का हिस्सा हैं, रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद साफ ज़ाहिर है उसमें सेम है और उनमें जो वोट डलते हैं वो डलते हैं 2,98,824 और इसमें जो डिफरेंस है वो है 82,358 वोटों का। अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि एक वोटर को 2 बैलेट पेपर मिलते हैं हर वोटर को, और एक बैलेट पेपर होता है सूबाई असेंबली के उम्मीदवार के लिए और दूसरा बैलेट पेपर होता है नेशनल असेंबली के उम्मीदवारों के लिए। ठीक है, तो ये कैसे हो सकता है कि एक वोटर जो है वो नेशनल असेंबली के उम्मीदवारों के लिए तो वोट कास्ट कर रहा है लेकिन प्रोविंशियल असेंबली के उम्मीदवारों के लिए वोट कास्ट नहीं कर रहा, और ये जो डिफरेंस बनता है ये 12% डिफरेंस बनता है। ये 12% कहने को बहुत छोटा सा आपको महसूस होगा, लेकिन ये 82,358 वोट बनते हैं। जी हाँ, ये कुछ छोटा डिफरेंस नहीं है, 82,358 वोट का डिफरेंस है जो प्रोविंशियल असेंबली के उम्मीदवारों के लिए कम डाले गए और नेशनल असेंबली के उम्मीदवारों के लिए ज़्यादा डाले गए। और वो जो नेशनल असेंबली के उम्मीदवारों के लिए डाले गए उनमें जो नाम आता है सर जिसके लिए डाले गए, जिसको जितवाने के लिए, वो ओन चौधरी साहब हैं। उनको जितवाने के लिए ये एक्स्ट्रा वोट, जाली वोट डाला गया। अब थोड़ी सी और मैं इस हवाले से डिटेल आप दोस्तों को बता दूं आपके नॉलेज के लिए। 33 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिसमें टर्न आउट जो है वो 91% से 100% रहा, 33%, और 60 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिनमें जो टर्न आउट है वो 81% से 90% रहा। ये गैर मामूली टर्न आउट है। मैंने पिछले वीलॉग में भी बात की थी कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो टर्न आउट है वो मैक्सिमम 50% से 60% है।
और अगर आप बहुत ज़्यादा तवक्को कर लें तो 75% या फिर 80% बहुत मतलब एक बहुत ज़्यादा टर्न आउट होगा अगर 80% तक टर्न आउट पहुँचता है तो। बाकी इससे ऊपर जो है वो टर्न आउट एक्सपेक्ट करना पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये तो बेवकूफ़ी है, क्योंकि हमारे मुल्क में वोटर्स को बजाय इनकरेज करने के आमतौर पर डिस्करेज किया जाता है, खुसूसन ख़वातीन वोटर्स को डिस्करेज किया जाता है, वो पोलिंग स्टेशन पर नहीं जाती अपना वोट डालने के लिए। सियासी जमातों को जिस तरीके से वोटर्स को मोटिवेट करना चाहिए कि वो अपने वोट का इस्तेमाल करें, वो मोटिवेट नहीं करते, कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं करते, बल्कि वो तो रुकावटें पैदा करते हैं। जिस उम्मीदवार को ये पता हो कि उस पोलिंग स्टेशन के लोग या फ़लाँ इलाका के या फ़लाँ यूनियन कौंसल या किसी बस्ती के गांव के लोग जो हैं वो मेरे मुखालिफ हैं, मेरे मुखालिफ उम्मीदवार को वोट देने वाले हैं, तो वो हर मुमकिन कोशिश करता है हर्डल्स पैदा करने की, मुश्किलात पैदा करने की, ताकि वो वोटर्स जो हैं वो अपने पोलिंग स्टेशन तक ना पहुंच सकें, अपना वोट ना डाल सकें। तो हमारे मुल्क में तो बदकिस्मती से इस तरह की सूरत हाल होती है। ठीक है, तो इस तरह की सूरत हाल में अगर टर्न आउट 91% से 100% तक रहे 33 पोलिंग स्टेशंस पर, तो ये इंतहाई गैर मामूली बात है। और फिर 80 पोलिंग स्टेशन पर 81% से 90%, ये भी इंतहाई गैर मामूली बात है। और फिर 39 पोलिंग स्टेशंस पर 71% से 80%, ये भी गैर मामूली बात है। फिर 13 पोलिंग स्टेशन पर 61% से 70%, फिर 16 पोलिंग स्टेशन पर टर्न आउट जो रिकॉर्ड किया गया है वो है 51% से 60%। इसी तरह टोटल जो 252 पोलिंग स्टेशंस हैं, 252 पोलिंग स्टेशन इनके अलावा ऐसे हैं जिन पर टर्न आउट जो है 1% से 50% सामने आया है इस पतन कोलिशन 38 की रिपोर्ट के मुताबिक। तो ये सूरत हाल थी इस इलेक्शन की। इससे ये जो धांधली है और ये जो पतन कोलिशन 38 ने जो सबूत, जो ऑडिट रिपोर्ट पेश की है, ये मुंह बोलता सबूत है धांधली का। और नाजरीन, ये जो डेटा है जिसको पतन कोलिशन 38 की जो ऑडिट जो टीम है जो ऑडिट करती है, वो जो डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कोई डेटा इधर उधर से नहीं आ रहा, ये इलेक्शन कमीशन का अपना डेटा है जो उनकी वेबसाइट पर मौजूद है। यानी जो फॉर्म 45 है, फॉर्म 46 है, फॉर्म 47 है, फॉर्म 48 है, फॉर्म 49 है, ये इलेक्शन रिज़ल्ट फॉर्म हम इन्हें कहते हैं। फॉर्म 45 जो है ये पोलिंग स्टेशंस का रिज़ल्ट होता है। फॉर्म 46 जो है ये बैलेट पेपर काउंट होता है, मतलब इसमें बैलेट पेपर्स की तादाद लिखी जाती है कि टोटल बैलेट पेपर कितने थे, कितनी बैलेट बुक्स जो हैं वो जारी की गई हैं, उनमें से कितने यूज़ हुए हैं, ये डिटेल जो है ये फॉर्म 46 में होती है। और फिर फॉर्म 47 जो है वो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का कंसोलिडेटेड रिज़ल्ट है। और जो फॉर्म 49 है वो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का हतमी रिज़ल्ट है, फाइनल रिज़ल्ट जो होता है वो फॉर्म 49 कहलाता है। और फिर पोलिंग स्टेशन वाइज जो रिज़ल्ट होता है किसी भी हलके का पोलिंग स्टेशन वाइज, उसमें हर पोलिंग स्टेशन की और हर उम्मीदवार को जितने जितने वोट डाले गए हैं ये पूरी डिटेल उसमें मौजूद होती है, वो फॉर्म 48 होता है। तो पतन कोलिशन 38 इन सारे फॉर्म्स का जायज़ा लेकर, इन सारे वोट की कैलकुलेशन कर कर इनका मतलब वो तज्ज़िया करते हैं और उस तज्ज़िये की बेस पर ये ऑडिट रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है। तो ये इलेक्शन कमीशन का अपना डेटा है, वो इन्हें झुटला भी नहीं सकते। ये कल तक भी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मौजूद थे, आज भी मैंने देखे हैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मौजूद थे। कल का हम कुछ नहीं कह सकते कि कल हूँ या ना हूँ। बहरहाल ये इलेक्शन कमीशन का अपना डेटा है। अब इलेक्शन कमीशन ने अब जिस तरह पतन कोलिशन 38 के सरबरा जनाब सरवर बारी साहब ने कहा था कि वो 20 और कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का भी ऑडिट कर रहे हैं इसी तरह ना, तो उनमें भी अगर इसी तरह के ट्रेंड्स सामने आते हैं
تو مجھے بتائیں کہ یہ جو الیکشن ہے جس کو ابھی تک الیکشن کمیشن جو ہے وہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ موسٹ ریگڈ الیکشن تھا پاکستان کی ہسٹری میں. ہمارے ہاں جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں ہر الیکشن میں دھاندلی ہوتی ہے. یہ کوئی الیکشن بھی 100% فری اینڈ فیئر نہیں ہوا، لیکن اس الیکشن نے تو تمام پچھلے الیکشنز کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں. بہت زیادہ ریگنگ کی گئی ہے، پوری دنیا میں پاکستان کا تماشا بنا ہے. لیکن ہمارا الیکشن کمیشن جو ہے اور جو چیف الیکشن کمشنر ہیں سکندر سلطان راجہ صاحب، وہ ابھی تک اپنے عہدے پر بھی براجمان ہیں اور وہ ابھی تک کہتے ہیں کہ الیکشن صاف شفاف ہوا ہے، جبکہ یہ منہ بولتے ثبوت ہیں، ان کی اپنی ویب سائٹ پر پڑے ہیں. وہ کب تک اس الیکشن کو صاف اور شفاف الیکشن کہتے رہیں گے؟ جب یہ ساری رپورٹس، جب یہ سارا معاملہ الیکشن ٹربیونل میں جائے گا تو یہ کب یہ ساری چیزیں ٹھہر سکتی ہیں وہاں پر؟ یہ کب الیکشن کمیشن کی یہ جو دھاندلی ہے اور اس دھاندلی کے نتیجے میں فارم 47 کی بنیاد پر یہ جو حکومت ہے، جو اس وقت ایک ایوان کے اقتداروں میں جو لوگ بیٹھے ہیں جس میں فارم 47 والے، جن میں زیادہ تر تعداد نون لیگ کی ہے، تو وہ ان کے پاس کیا کریڈیبلٹی ہے، کیا ان کے پاس لیجیٹمیسی ہے ایوانوں میں بیٹھنے کی اور کوئی فیصلے کرنے کی یا کوئی قانون سازی کرنے کی؟ اور کیا وہ آپ جو آج کل قانون سازی ہو رہی ہے وہ بھی آپ دوستوں کے سامنے ہے کہ کس طرح کی وہ قانون سازی کر رہے ہیں، ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو بچانے کی. کوئی عوام کی فلاح کے لیے کام نہیں ہو رہا، کوئی ملک کی معیشت جو ہے وہ دن بدن تباہ ہو رہی ہے، اس کے اوپر کوئی ان کی سوچ، کوئی ان کا منصوبہ، کوئی اس طرح کی کوئی پیش رفت نظر نہیں آتی. کوئی جو ہے عوام جو ہے وہ مسائل کی دلدل میں پھنسی ہوئی ہے. بجلی کے بل جو ہیں وہ عوام کا جینا حرام کیا ہوا ہے انہوں نے. پاکستان کی کریم جو ہے وہ ملک سے باہر جا رہی ہے. ہر آئے دن نوجوان جو ہیں، پڑھے لکھے سکلڈ لوگ جو ہیں، پروفیشنل لوگ، وہ ملک سے باہر بھاگ رہے ہیں. تو پھر کیا انجام ہوگا اس ملک کا جب ہمارے ملک میں الیکشن ہی اس طرح کے ہوتے ہیں؟ تو ناظرین، الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ وہ اپنی یہ جو ان سے یہ بہت بڑی مطلب ایک اپنی آئینی جو ان کی ذمہ داریاں تھیں ان کو نبھانے میں وہ بہت بڑے پیمانے پر چونکہ ناکام ہوئے ہیں، تو یہ اپنی ناکامی ان کو تسلیم کرنی چاہیے. اور سول سوسائٹی کا یہ رول بنتا ہے کہ صرف پتن کولیشن 38 نہیں، باقی بھی جو سول سوسائٹی ہے پاکستان کی، باقی بھی جو ادارے ہیں جو الیکشن کو دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو الیکشن کا مطلب الیکشن آبزرویشن گروپ کہلاتے ہیں، وہ ان کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ان پر کام کریں اور اس پر آواز بلند کریں تاکہ الیکشن کمیشن کو اپنی غلطی کا احساس ہو اور آنے والے جو الیکشن ہیں وہ کچھ بہتر ہو سکیں ہمارے ملک میں. جب تک الیکشن صاف اور شفاف نہیں ہوں گے تب تک معاشی استحکام نہیں آئے گا اور تب تک سیاسی استحکام بھی نہیں آئے گا، اور جب تک سیاسی استحکام نہیں آتا تب تک معاشی استحکام نہیں آ سکتا. تو جب تک معاشی استحکام نہیں آئے گا تب تک ہم اس طرح کے مسائل میں پھنسے رہیں گے. تو الیکشن کمیشن کو اپنی غلطی ماننی چاہیے اور تاکہ وہ اگلے الیکشن جو ہیں وہ صحیح طریقے سے کرا سکے. اس کے ساتھ ہی میں آپ دوستوں سے اجازت چاہتا ہوں، آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت خیال رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویلاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.